नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान हादसा जितना डरावना था, उतने ही सवालों से भी घिरा। अब तक इतना ही पता चल पाया है कि वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 184 यात्रियों को लेकर यह विमान 7 अगस्त को दोपहर बाद 3:44 पर उड़ा था। विमान की कमान कैप्टन दीपक साठे को सौंपी गई थी, जो कमर्शियल पायलट बनने से पहले भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। वायुसेना की फ्लाइट टेस्टिंग विंग में काम कर चुके थे। दीपक साठे के पास हर तरह के विमान उड़ाने का 39 साल का अनुभव था। यह भी एक वजह थी कि उनको कोझिकोड, जिसे कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहां दुबई में फंसे भारतीयों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग साफ मौसम में भी आसान नहीं मानी जाती। पहाड़ की चोटी को बराबर करके वहां 9000 फीट का रनवे तो बना दिया गया, लेकिन उसके आगे पीछे समतल मैदान नहीं है, बल्कि पहाड़ी ढलान है। ऐसे में लैंडिंग के वक्त अगर जहाज थोड़ा सा भी फिसला तो बड़ा हादसा होने की आशंका हमेशा रहती है। बताते हैं कि दुबई से उड़ा विमान जब कोझिकोड पहुंचा तब शाम के 7:40 हुए थे। कैप्टन दीपक साठे और उनके सहयोगी पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार ने कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे नंबर 28 पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन वहां टेलविंड्स यानी विमान के पिछले हिस्से पर हवा का जो दबाव होता है, वो लैंडिंग के अनुकूल नहीं था। 2 बार की कोशिश के बाद दोनों पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की, जिसके बाद रनवे नंबर 10 पर लैंडिंग कराने को हरी झंडी दी गई। उस वक्त तक कोझिकोड में बारिश बहुत तेज हो गई थी। बारिश तेज थी, रनवे पर विजिबिलिटी बहुत कम थी, फिर भी विमान की लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह बोइंग 737 NG विमान था। NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन। इसे 737-800 भी कहा जाता है। बोइंग कंपनी के मुताबिक यह विमान जब लैंड करने वाला होता है तब इसकी रफ्तार 140 नॉट यानी करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लैंडिंग के समय विमान का पिछला पहिया रनवे को छूता है और उसी के साथ पायलट को विमान की रफ्तार कम करनी होती है। यह ध्यान भी रखना होता है कि विमान का अगला पहिया जब रनवे को टच करे तो रफ्तार पूरी तरह काबू में रहे। किसी भी पायलट के लिए सामान्य मौसम में भी सबसे मुश्किल वक्त लैंडिंग का ही होता है। कई बार विमान का अगला पहिया जब टच करता है तो विमान किसी गेंद की तरह उछल जाता है। ऐसे में विमान के बीच से टूटने का जोखिम रहता है। टेबल टॉप रनवे पर तेज बारिश के बीच यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कोझिकोड में कुछ वैसा ही हुआ। विमान की लैंडिंग तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि दोनों पायलट विमान को आखिर के कुछ सेकंड में चाहकर भी रनवे पर नहीं रख पाए। विमान फिसलकर पहाड़ की ढलान की तरफ चला गया। रनवे के पार करीब 30 फीट नीचे जाकर यह विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान के अगले हिस्से को ज्यादा नुकसान हुआ और कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों की जान चली गई। 16 यात्रियों की भी मौत हो गई। 136 घायल हैं। घायलों में भी कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा और भी दिल दहलाने वाला हो सकता था, लेकिन पायलट की थोड़ी सूझबूझ और थोड़ी किस्मत की मेहरबानी ही रही कि विमान के 2 टुकड़े होने के बाद भी उसमें आग नहीं लगी। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुके हैं। इसे ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है,
ब्लैक बॉक्स जिसमें उड़ान के दौरान विमान की रफ्तार, ऊंचाई, दूसरी तकनीकी बातें ये सब दर्ज होती हैं। साथ ही पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग भी रहती है। इसकी जांच से पता लगाया जाता है कि उड़ान की शुरुआत से आखिरी वक्त के बीच में ऐसा क्या हुआ जो हादसे की वजह बना। वैसे कोझिकोड में ऐसे हादसे की आशंका पहले से थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबको मालूम था कि कोझिकोड एयरपोर्ट में ऐसी कई तकनीकी खामियां हैं जिनकी वजह से बड़ा विमान हादसा किसी भी दिन हो सकता है। वो खामियां क्या थीं, उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए तो क्या वो आधे अधूरे थे? 5 साल पहले जिस कोझिकोड एयरपोर्ट को बड़े विमानों के लिए बंद कर दिया गया था, उसे भारी भरकम विमानों के लिए दोबारा खोलने की वजह क्या थी? 2015 में जब वहां ज्यादा चौड़ाई वाले विमानों की उड़ानें बंद करके दोबारा शुरू की गईं, उसके बाद भी कम से कम 2 हादसे हुए थे। उन हादसों में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी तो बज गई थी। उसकी अनदेखी जानबूझकर की गई या कोई दूसरी मजबूरी थी? वैसे तो हवाई यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीजीसीए की है और सारे हवाई अड्डे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण में। फिर कोझिकोड एयरपोर्ट पर होते ये जो हादसे हैं या कोझिकोड जैसे विमान हादसों के बाद सभी जिम्मेदार एजेंसियों के हाथ क्यों बन जाते हैं? क्या देश में कोझिकोड जैसे और भी एयरपोर्ट हैं जहां ऐसे हादसों का खतरा हो सकता है? ऐसे सवालों की लिस्ट अब बहुत लंबी हो गई। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कोझिकोड और इस जैसे दूसरे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स का इतिहास खंगालना होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 3 मिनट का, 4 मिनट का, और फिर देखते हैं कि कोझिकोड हवाई हादसे की बुनियाद कैसे पड़ी थी। अपने देश में एक बड़ी आम सी बीमारी है जिसने समाज और सिस्टम दोनों को जकड़ रखा है। उस बीमारी का नाम है जुगाड़। आम इंसान हो, बड़ी सरकारी एजेंसी हो, उनको अगर समस्या की जड़ पता चल जाए तो भी उसे जड़ से मिटाने के बजाय यही कोशिश शुरू हो जाती कि क्या कोई जुगाड़ ऐसा हो सकता है जिससे काम चलाया जा सके। कई बार ऐसे जुगाड़ बेहद खतरनाक हादसे की वजह बन जाते हैं। केरल के कोझिकोड में कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो विमान हादसा हुआ, उसकी वजह भी जुगाड़ से काम चलाने वाली मानसिकता ही मानी जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले साल 2 जुलाई को सऊदी अरब से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होते होते बच गया था। उसके बाद 4 जुलाई 2019 को डीजीसीए की टीम ने वहां जाकर एयरपोर्ट की जांच की तो पता चला कि वहां रनवे नंबर 28 और रनवे नंबर 10 दोनों के टच जोन, यानी जहां कोई विमान जमीन को छूता है, वो टच जोन पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही रनवे पर जो रबर की परत होती है वो भी बहुत ज्यादा है। डीजीसीए के मुआयने में यह भी बात सामने आई कि कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर जल भराव भी हो रहा है और एप्रन एरिया यानी जहां हवाई जहाज की पार्किंग करके यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाता है, वहां की हालत भी ठीक नहीं है। इसके लिए कोझिकोड एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनको फटकार भी लगाई गई थी। ये पहली बार नहीं था जब कोझिकोड एयरपोर्ट की बदहाली पर सवाल उठा था। आपको याद होगा 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही एक विमान हादसे का शिकार हो गया था। मंगलुरु एयरपोर्ट भी टेबल टॉप यानी पहाड़ की चोटी पर है, कोझिकोड की तरह।
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ विमान भी दुबई से आया था और बोइंग 737-800 वो भी था, जिसमें सवार 166 में 158 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद देश में टेबल टॉप रनवे वाले हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। वैसे आपको बता दें कि देश में टेबल टॉप रनवे सिर्फ 3 जगह है, कर्नाटक के मंगलुरु में, केरल के कोझिकोड में और मिजोरम में, जिनमें मंगलुरु, कोझिकोड ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मंगलुरु विमान हादसे के बाद जांच हुई तो हवाई अड्डों की सुरक्षा के एक विशेषज्ञ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर विमानों को अप्रोच की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि रनवे के आगे जितनी खाली जगह होनी चाहिए कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतनी जगह है ही नहीं। रनवे के आगे इस खाली जगह को रेसा यानी रनवे एंड सेफ्टी एरिया, RESA, रनवे एंड सेफ्टी एरिया कहा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से रनवे की सीमा खत्म होने के बाद कम से कम 240 मीटर दूर तक खाली जगह होनी चाहिए, लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेसा सिर्फ 90 मीटर का ही है। 240 होना चाहिए, 90 है। 2011 की इस चेतावनी के बाद कोझिकोड में रेसा का विस्तार 2017 में जाकर पूरा हुआ। तो 2017 में यह पूरा कर लिया था विस्तार। हालांकि यह भी एक तरह का जुगाड़ ही था, क्योंकि कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत थी। इससे 2 साल पहले यानी 2015 में मई 2015 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर ज्यादा चौड़ाई वाले सभी विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तब माना था कि कोझिकोड एयरपोर्ट का 2850 मीटर लंबा रनवे भारी भरकम हवाई जहाजों के लिए छोटा है। वहां बड़े जहाजों की उड़ान तभी शुरू हो सकती है जब रनवे की लंबाई कम से कम 3150 मीटर हो। कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने की कवायद शुरू हुई तो पता चला कि इसके लिए 156 हेक्टेयर जमीन चाहिए। जमीन का अधिग्रहण केरल सरकार को करना था, जिसने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि रनवे के विस्तार के लिए जमीन तभी मिल सकती है जब एयरपोर्ट के पास रहने वाले 1500 परिवारों को कहीं और बसाया जाए। राज्य सरकार के मुताबिक यह काम मुश्किल था, इसलिए रनवे की लंबाई बढ़ाने के बजाय कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे के आगे की खाली जगह रेसा की लंबाई बढ़ाकर काम चलाया गया और अगस्त 2018 से वहां भारी विमानों की आवाजाही फिर शुरू हो गई। ऐसा तब हुआ जब 1988 में शुरू हुआ, अप्रैल 1988 में शुरू हुआ था। 1988 में शुरू हुआ कोझिकोड हवाई अड्डा आज देश का 12वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यात्रियों का दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ट्रैफिक है, फिर भी कोझिकोड एयरपोर्ट पर सुरक्षा की अनदेखी क्यों की गई? दुबई से आ रहा जो विमान वहां हादसे का शिकार हुआ, उसमें सवार यात्रियों की आप बीती क्या इशारा कर रही है? खराब मौसम के बावजूद एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की लैंडिंग किसी दूसरे एयरपोर्ट पर क्यों नहीं कराई गई, जबकि कोरोना संकट की वजह से घरेलू विमानों की भीड़ भी हवाई अड्डों पर नहीं थी? ये सब सवाल है, इनका जवाब ढूंढेंगे। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा, वो लेना जरूरी है और उसके बाद लौटकर कोझिकोड विमान हादसे की आंखों देखी हकीकत जो है ना, उससे समझेंगे। दुबई से केरल के कोझिकोड तक करीब 4 घंटे की उड़ान थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 1344 में सवार लोग बेहद खुश थे। खुशी की वजह भी थी, कोरोना संकट की वजह से दुबई में फंसे लोग राहत की सांस ले रहे थे कि करीब 5 महीने बाद वो अपनी सरजमी पर अपनों के बीच पहुंचने जा रहे हैं। बताया गया कि वंदे भारत मिशन के तहत आ रही इस उड़ान में ज्यादातर वो लोग थे जिनकी दुबई में नौकरी चली गई थी।
कुछ का वीज़ा ख़त्म हो चुका था, कुछ ऐसे भी लोग थे जो घूमने फिरने के लिए दुबई गए थे और कोरोना की वजह से लॉकडाउन में वहीं फंस गए थे। दुबई से कोझिकोड तक का सफ़र आराम से पूरा हो चुका था। कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन किसी को सपने में भी अंदेशा नहीं था कि विमान धरती छूते ही हादसे का शिकार हो जाएगा। विमान में सवार जो यात्री हादसे में बाल बाल बच गए, उन्हें लैंडिंग के समय का मंजर कभी नहीं भूलेगा। उन चश्मदीदों ने ही बताया कि पायलट ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। थोड़ी देर तक आसमान में चक्कर काटने के बाद दोबारा लैंडिंग शुरू हुई। विमान में सवार यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हो गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। चीख पुकार का शोर और कोहराम काफी देर बाद थमा, और उसके बाद जो लोग हादसे के बाद भी होश में थे, उनको पता चला कि विमान रनवे पर नहीं बल्कि खाई में। हादसे के सदमे के बावजूद यह सवाल लोगों के जहन से अब तक बाहर नहीं निकला है कि मौसम खराब था तो विमान को कोझिकोड के बजाय किसी और एयरपोर्ट की ओर क्यों नहीं भेजा गया। इस सवाल का जवाब विमान के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत से ही मिल सकता है। वो रिकॉर्डिंग अब डीजीसीए के पास है और उसकी जांच शुरू कर दी गई है। कोझिकोड विमान हादसे की पूरी हकीकत। नीचे उतरने तकलीफ लग गया, लेकिन जो पायलट बहुत कोशिश कर रही है नीचे उतरने का। बारिश का मौसम में क्लाउड ज़्यादा है, उसको मौसम बराबर। अभी शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे था, नीचे उतरने में मुश्किल हो गया। विमान में बैठे एक यात्री की आंखों देखी। सेकंड टाइम उठना टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे हैं, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्दन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्दन। एक खुशकिस्मत शख्स की आप बीती। उसी में सडन ब्रेक हो गया। सब लोग बेल्ट पहनता था, सब लोग। हम लोग क्या कर दिया, सामने का इस सीट में हाथ दे के उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश किया। दुबई टू कोझिकोड की इनसाइड स्टोरी। तो ऐसा ऊपर वाला का मर्जी ऐसा होएगा, इसके लिए ऐसा हो गया। फिर भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी था ये तो। हम देख रहे एक सपना जैसे हो गया, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। उधर का 1:30 बजे। सच कहें तो वाकई ऐसे विमान हादसे में बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद ये खुशकिस्मत शख्स इस खौफनाक सफर की पूरी हकीकत बताने के लिए ही जिंदा बचा। इस हादसे में बचे इस यात्री को दुबई से कोझिकोड तक पहुंचने का हर वो पल याद है जब उनका सफर शुरू हुआ था। इस यात्री के मुताबिक दुबई से टेक ऑफ के वक्त फ्लाइट पूरी भरी हुई थी, यानी विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 184 यात्री सवार थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 के बोइंग 737 की यह फ्लाइट खास तौर पर वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कालीकट आ रही थी। कल 7 तारीख को निकला था, कल दुबई से 7 तारीख फ्लाइट आके उधर का 1:30 बजे था, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया। अभी 2 बजे से इधर से निकल गया, लेकिन थोड़ा वो लगेज का प्रॉब्लम सबका ज़्यादा करके थोड़ा हाफ आवर ज़्यादा हो गया। हम जो 1:30 को उधर से निकलने का 2 बजे निकल गया। 2 बजे निकल के करीब पूरा फ्लाइट फिल था, कमती नहीं था। बच्चों भी है, बुढ़ापन वाला पूरा ये ओल्ड एज लोग है, पूरा फैमिली, ज़्यादा फैमिली था। दुबई से कालीकट पहुंचने में फ्लाइट को 3.5 घंटे का वक्त लगा, लेकिन कालीकट एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग में वक्त लग रहा था। नॉर्मली उधर से आ गया, लेकिन केरल में पहुंच के कालीकट उधर तो जो जब निकलने वक्त वो बताती है तो 3 आवर 45 मिनट चाहिए, लेकिन 2 बजे निकल गया। इधर के करीब 5:30 हो गया। तब जो
इसका वार्डन आके अनाउंस किया ये फ्लाइट का, तो हम अभी कालिकट पहुँच गया। थोड़ा टाइम ये थोड़ा 10-15 मिनट में हम लॉन्च होएगा। जब लॉन्च होने का टाइम थोड़ा लेट टाइम लग गया क्योंकि इधर क्लाउड ज़्यादा था। कोशिकाकोड एयरपोर्ट पहुंचने पर खराब मौसम की वजह से पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश शर्मा पहली बार में विमान को रनवे पर नहीं उतार पाए। पायलट बहुत कोशिश कर रही है नीचे उतरने का, बारिश का मौसम में क्लाउड भी ज़्यादा है, उसको मौसम बराबर अभी शाम को करीब 7-7:30 बजे था, नीचे उतरने में मुश्किल हो गया। वो बहुत ट्राई किया, एक बार जब तुरंत वो ट्राई किया नीचे उतरने का, फिर उसको सिचुएशन बराबर नहीं, फिर भी उठ गया। दूसरी बार जब विमान के पायलट ने रनवे पर विमान को लैंड कराया तो वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सेकंड टाइम उठना टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे हैं, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्दन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्दन। उसी में सडन ब्रेक हो गया, सब लोग बेल्ट पहनता था, हम लोग क्या कर दिया, सामने का इस सीट में हाथ दे के उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश किया। अभी क्या गर्दन में चला गया, फ्लाइट आधा हो गया, ओपन हो गया पूरा, हम जो ओपन दिख रहे ओपन स्पेस हो गया। दरअसल दूसरी बार लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और खाई में जा गिरा था। इस खुशकिस्मत यात्री के मुताबिक हादसे के बाद प्लेन के अंदर चीख पुकार मची थी, लेकिन इस हादसे को लेकर उनके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब शायद ही उन्हें कभी मिल पाए। इन्हें हादसे में अपनी जान बच जाने की खुशी तो है, लेकिन इस हादसे से जुड़ी खौफनाक यादें वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। फिर भी क्या पता नहीं, ये मौसम भी था, पायलट एक्सपर्ट वाला भी था, फिर ऐसा क्यों हो गया बोला तो ये तो इसका क्या बोलना का सिचुएशन बराबर नहीं हो तो भी उतरने नहीं उतरना। दूसरा एयरपोर्ट में भी कोचिन में और ट्रिवांड्रम में कैननूर में सभी में कोशिश कर सकता था, लेकिन क्या पता नहीं, तो ऐसा ऊपर वाला क्या मर्जी ऐसा होएगा, उसके लिए ऐसा हो गया। फिर भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी था ये तो, हम देख रहे एक सपना जैसे हो गया, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। खुशकिस्मत हैं वो जो इस हादसे में बच गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल केरल के कोशिकाकोड में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड्डयन मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इस हादसे की जांच करेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की दिशा तय हो गई है। उसी दिन तय हुई थी जब सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज कराया और यह आरोप लगाया कि रिया और उनके परिवार के लोगों ने सुशांत के पैसे हड़पने के लिए गहरी साजिश रची थी। उसी साजिश के तहत सुशांत को तंत्र मंत्र और दवाओं के ओवरडोज से दिमागी तौर पर बीमार बनाया गया था। पटना पुलिस इसी आरोप की जांच कर रही थी, जो अब सीन से बाहर है। पटना पुलिस की जांच अब सीबीआई के हवाले हो चुकी है, जो अब तक खुलकर मैदान में उतरी नहीं है। सुशांत की प्रॉपर्टी, उनकी कंपनियों, पैसे का हिसाब किताब ईडी की टीम खंगाल रही है। सवाल एक ही है कि अगर सुशांत के बैंक खातों से एक साल में 15 करोड़ इधर उधर हुए तो गए कहां? रिया से कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी के सूत्रों ने बस इतना ही बताया है कि रिया के बैंक खातों में 15 करोड़ नहीं है। अब रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को ईडी के सवालों का जवाब देना है, जो सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। वैसे हिंदुस्तान में आमतौर पर लोगों के रुपए पैसे का हिसाब किताब 2 ही जगह मिलता है, एक नंबर वाला इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक खातों में, बाकी निजी डायरी में। चूंकि सुशांत की मौत में रोज एक ना एक नया पेज सामने आ रहा है और बीते 24 घंटों में सबसे बड़ा पेज सुशांत की डायरी ही है। पता चला कि सुशांत डायरी में अपने दिल की बात लिखा करते थे।
उनकी जो डायरी पुलिस के हाथ लगी है उसके कुछ पन्ने गायब हैं। सुशांत की डायरी का एक पन्ना रिया चक्रवर्ती ने भी खोला है। साथ ही छिछोरे लिखी एक बोतल की तस्वीर भी सामने आई है। रिया का दावा है कि यह बोतल और डायरी का पन्ना सुशांत की सिर्फ यही प्रॉपर्टी उनके पास है और कुछ नहीं। माना जा रहा है कि सुशांत के डायरी के पन्ने के जरिए रिया की तरफ से सुशांत के पिता के सभी आरोपों का जवाब दिया गया है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत को बंधक बना रखा था, जबकि डायरी का जो पन्ना रिया की तरफ से सार्वजनिक किया गया है उसमें तो सुशांत ने रिया, उनके भाई, उनके पिता, उनकी मां का अपनी जिंदगी में आने के लिए आभार जताया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अब उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से पूरी तरह गुत्थम-गुत्था हो चुका। दिशा सालियान की मौत 8 और 9 जून की रात को हुई। मुंबई पुलिस ही उस मामले की जांच भी कर रही है और पुलिस का दावा है कि दिशा सालियान की मौत हादसा या आत्महत्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई साजिश अब तक सामने नहीं आई। दिशा का परिवार भी साजिश की आशंका से इनकार कर रहा है। हालांकि ये बात खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने भी मानी कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत परेशान थे। क्यों परेशान थे, इसका जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है। सुशांत के पिता ने भी दिशा की मौत से अपने बेटे की मौत का कनेक्शन जोड़ दिया था। उनका आरोप है कि सुशांत को दिशा की मौत के मामले में फंसाए जाने की साजिश का डर था। इस डर की कोई वजह सुशांत के पिता ने भी नहीं बताई। अब दिशा सालियान का एक वीडियो सामने आया है जिससे मामला और उलझ गया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिशा सालियान ने ही अपने दोस्तों को भेजा था। अपनी मौत से करीब 1 घंटा पहले 8 जून की रात 11 बजे के बाद इस वीडियो में दिशा सालियान अपने मंगेतर के घर पर पार्टी में डांस करती नजर आई। यह बात दिशा सालियान के माता पिता ने भी मानी कि दिशा सालियान अपने मंगेतर के फ्लैट पर 4-5 दोस्तों के साथ थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, छोटा सा गेट टुगेदर था। फिर वहां आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह सामान्य और खुश नजर आने वाली दिशा सालियान 14वीं मंजिल के फ्लैट से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। तब दावा यह किया गया था कि कामकाज को लेकर दिशा थोड़े तनाव में थी और हो सकता है कि उसी तनाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब दिशा के इस वीडियो के बाद आत्महत्या की बात किसी के गले नहीं उतर रही। सुशांत केस की जांच में चौंकाने वाला वीडियो। सुशांत की पूर्व मैनेजर और पार्टी का वीडियो। सुशांत की मौत के बाद अब दिशा सालियान की खुदकुशी पर भी सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से फिल्मी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा दुनिया से चला गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन तमाम किरदारों पर शिकंजा कसा है जिसकी जिंदगी की कोई भी तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हो। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई पार्टी का है, जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान ने
खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा ने खुदकुशी की उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके साथी डांस भी कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है? अगर दिशा खुश थी तो अचानक उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कोई आपस में कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है उसने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुदकुशी से जुड़ा है, लेकिन पार्टी का यह वीडियो दिशा की मौत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, अब खबर यह भी आ रही है कि जिस बीएमसी ने पटना एसपी विनय तिवारी को कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए क्वारंटीन किया था, अब वैसा ही कुछ सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि बीएमसी ने साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स डोमेस्टिक एयरलाइन से मुंबई में दाखिल होता है तो उसे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड से गुजरना जरूरी होगा। बिहार पुलिस अधिकारी जब आए थे मुंबई में, उनको भी बीएमसी की तरफ से 14 दिन का होम क्वारंटीन का स्टैंप लगवा दिया गया था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बीएमसी को बताया गया था कि इस तरह से किसी ऑफिसर को क्वारंटीन करना ठीक बात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट ने जो कहा है वो तो मानना ही पड़ता है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है और मुझे इतनी ही एक फर्स्ट सिटीज़न या मेयर है तो मुझे यही समझते हैं कि जो आने वाला है मुंबई में वो कोविड-19 से बाधित नहीं हो या नहीं होना चाहिए और हमारी मुंबई की जनता उसके लिए सुरक्षित रहे। मैम, सीबीआई की तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए, कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ये मामला बिहार और महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा भी पहुंच गया, जहां फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। सीएम खट्टर और सुशांत के पिता की ये मुलाकात पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई। ओपी सिंह रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा लगते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो बाद की बात है, लेकिन जांच के दौरान जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है वो इस केस की फाइल को और मोटा कर रहा है। ऐसा ही कुछ रिया के कॉल डिटेल खंगालने से पता चला। पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया, जबकि इस दौरान रिया ने सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि अपनी मां संध्या चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बात की। यही नहीं, रिया ने सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं। यही वजह है कि जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज भी सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में बुलंद हो रही है। देखना है वो घड़ी कब आती है जब सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगार
सलाखों के पीछे होंगे। आधा मॉनसून बीतने के साथ ही देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बाढ़ का तांडव हो चुका है। उत्तराखंड से केरल तक, गुजरात से बिहार तक लोगों के घर बार, खेत, सपने सब कुछ पानी में समा गए। कहीं आसमान से बरसती आफत ने तबाही मचाई है तो कहीं तटबंध तोड़ती उफनती नदियों ने कोहराम मचा रखा है। यह सालाना संकट है जिसे कुदरत का कहर मानकर लोग झेल रहे हैं। हालांकि यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि बर्बादी की बाढ़ के लिए जितनी जिम्मेदार कुदरत है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो सरकारी महकमे हैं जिन पर बाढ़ से बचाव की जिम्मेदारी है। देश के हर राज्य में पानी के साथ ही भ्रष्टाचार की भी भ्रष्टाचार की जो बाढ़ है वो हर साल आती है। ये सच्चाई। CAG की 2017 की एक रिपोर्ट है जिसे पढ़ लेंगे तो बाढ़ की वजह समझ में आ जाएगी। इस रिपोर्ट में बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन की नीतियों पर जिस तरह से अमल किया जाता है, उस पर बड़े गंभीर सवाल उठाए गए। CAG ने ही बताया था कि बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जो पैसा देती है उसका समय से इस्तेमाल नहीं होता और केंद्र सरकार के अधिकारी भी नियम शर्तों की अनदेखी होता देखते रहते हैं। मिसाल के तौर पर यह शर्त है कि केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण के जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देगी उसका इस्तेमाल 15 दिन के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। यह शर्त है। लेकिन 2007-8 से 2015-16 के बीच राज्य सरकारों ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम तय समय में खर्च नहीं की। अब कायदे से केंद्र सरकार को वो सारी रकम और उस पर 18 करोड़ 30 लाख रुपए का ब्याज भी वसूलना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही किया नहीं किया। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि 5 राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 171 करोड़ की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। 3 राज्यों ने बाढ़ नियंत्रण का पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया। बाकी राज्यों ने 15 महीने से लेकर 5 साल तक उस पैसे का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। CAG ने जिन 17 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का हाल देखा, उनमें 8 राज्य तो ऐसे भी थे जहां बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तो बनाई गई, लेकिन उस पर काम शुरू करने का ख्याल 13 साल तक नहीं आया। अब सरकार की संस्थाएं अपना काम नहीं करेंगी तो फिर बाढ़ तो आएगी, क्योंकि मॉनसून की बारिश तो नदियों पर तटबंध बनाने, उनकी मरम्मत होने का इंतजार तो नहीं करेगी। आधा भारत बाढ़ का कहर झेल रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरन नदी में आई बाढ़ के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार होकर पलट गया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली पर 3 लोग सवार थे। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त वहां आसपास के लोग मौजूद थे, जिससे ट्रॉली पर सवार तीनों लोगों की जान बचाई जा सकी। क्रेन की मदद से लोगों को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी पानी के तेज बहाव का कहर देखने को मिला। यहां कॉजवे से गुजरते वक्त एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया। गनीमत यह रही कि उसके हाथ एक लोहे का खंभा आ गया और उस खंभे के सहारे वो टिककर काफी देर तक खड़ा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों और गांव वालों की मदद से उस शख्स को तेज धार से बाहर निकाला। बिहार का दरभंगा शहर इन दिनों बाढ़ की वजह से पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जगह जगह भरे पानी को निकालने के लिए लोगों ने पंप सेट से पानी निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि शहर प्रशासन अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। केरल के कुछ इलाकों में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। यहाँ कई नदियों का पानी भी खतरे के निशान पर बह रहा है। कई इलाकों में पानी सड़कों पर बह रहा है। कई गांव पानी में डूब गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरल में वायनाड, इडुक्की और मल्लपुरम में 11 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात फिलहाल मुन्नार के हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक दिया है। केरल के इडुक्की में राजमाला इलाके में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। दरअसल भारी बारिश के बीच एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के साथ मिट्टी भी बहकर नीचे आनी शुरू हो गई। इसके साथ ही तेज बारिश की वजह से निचले इलाके में जमीन का एक हिस्सा खिसकने से पूरा इलाका पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि रास्ता कटने की वजह से यहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। केरल में बाढ़ की मार की एक डरावनी तस्वीर एर्नाकुलम से भी आई है। एर्नाकुलम जिले में ऐसी बाढ़ आई कि पानी के तेज बहाव में हाथी का एक बच्चा ही बह गया। यह हादसा तब हुआ जब पेरियार नदी में आई बाढ़ का पानी नीरामंगलम के जंगलों में पहुंच गया और इस पानी की चपेट में हाथी का एक बच्चा आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ हाथी के इस बच्चे को भी बहा ले गया। पेरियार नदी के पानी में बहते हाथी के बच्चे को बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। गुजरात के जूनागढ़ में महज 6 घंटे की बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए। गिरनार पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश और सोनरख नदी के उफान पर आने की वजह से इसके पास बसे इलाकों की सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हालात ऐसे थे कि सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा दिखा। करीब 5 इंच तक बारिश होने की वजह से जूनागढ़ के निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा और सड़क के किनारे बना रामनाथ महादेव मंदिर भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। मंदिर भी चारों ओर से पानी से घिरा दिखाई दिया। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से समस्तीपुर जिले से होकर बहने वाली नदियां कहर बरपा रही हैं। बाढ़ की वजह से इलाकों के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घर पानी में डूबे हैं। लोगों ने प्रशासन की ओर से किसी तरह की मदद न मिलने का आरोप लगाया और खुद ही बोरों में मिट्टी भरकर बाढ़ का पानी घरों में घुसने से रोकने की कोशिश की। लेकिन उफनती नदियों की वजह से गांव वालों की हर कोशिश नाकाम दिखाई दी। कुछ लोग तो गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ की वजह से इलाकों के सैकड़ों गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोडगु जिले के कई गांव पानी में डूबे हैं। कर्नाटक के कोडगु में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और मकानों का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। आलम यह है कि यहाँ कई रास्ते ठप हैं और सरकारी एजेंसियां मौसम ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। कर्नाटक में अब तक भारी बारिश में